हाय एवरीबॉडी, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। और आप सबके लिए आज एक स्पेशल क्लास हो रही है जिसके अंदर आई विल बी टीचिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, रमसा रूसा, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो एसएसबी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ओडिशा के, है ना। एंड मैं हैरान हो गई देख के कि जो इसका सिलेबस है वो हमारे पेपर टू एजुकेशन यूजीसी नेट का सिलेबस है उससे भी बहुत ज्यादा वाइड है। All the topics which are in UGC NET have been covered in this syllabus. Not just that, but paper one के कई topics भी इसके अंदर included हैं. And now when we have plethora of exams coming up, you know, let it be SSB, PGT, और ये जो topic है especially, ये मुझे मेरे उड़ीसा के students ने pick करने के लिए बोला because they felt कि इसके ऊपर उनको matter समझना है, content चाहिए. So I thought let me bring this topic. And also because of plethora of exams coming, WB सेट आ रहा है, MH सेट जो है वो आ रहा है, G सेट आ रहा है, K सेट आ रहा है, और आपका UGC नेट 2023 दिसंबर भी आ रहा है. एट द सेम टाइम रेट एग्जाम्स आर आल्सो कमिंग. सो लेट्स कवर दिस टॉपिक. एक एक करके सभी टॉपिक्स कवर करेंगे. मीनवाइल दिस इज माय बुक व्हिच इज डूइंग रियली गुड थैंक्स टू यू पीपल. एंड बहुत ही शिद्दत से बनाई हुई किताब है. और जरूर आप इफ यू हैव बॉट दिस, very good. If you have not, do buy this. And I can assure you that if you buy this, you are going to keep this and refer to this forever. So बहुत ही ज़्यादा प्यार और मेहनत से बनाई हुई किताब है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आ रही है और मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिलते हैं. So I feel a sense of satisfaction. So in your benefit, do get it. And yeah, so with that, let us start with the very first topic, which is universalization of elementary education. एक एक टॉपिक को इन डेप्थ हम डिटेल में पढ़ेंगे. नोट्स बना लेना, ठीक है. अपनी नोटबुक साथ में रखो एंड मेन पॉइंट्स के आप जो है नोट्स बना लो. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या. देखिए, कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़ा लग सकता है बट इन एक्चुअल इट इज वेरी सिंपल. यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स मीन्स एवरीवन, राइट. तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे लैंड में, इस पूरी की पूरी जगह जितने भी लोग हैं उनको एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल तक 6 to 14 ईयर्स 6 to 14 ईयर्स तक जो है प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए. वो सभी बच्चे जो इस एज ग्रुप में आते हैं उनको एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए. तो अब ये तो हम सब जानते हैं कि एक कंट्री का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसमें बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है एजुकेशन. एजुकेशन से ही आपके अंदर बिजनेस एथिक्स आते हैं. एजुकेशन से ही की वजह से आपकी इकोनॉमी जो है उस पर ग्रोथ मिलती है, राइट. तो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर इसलिए फोकस किया गया है कि जो हमारे यंग सिटीजन्स हैं अगर उनको बेसिक एजुकेशन ही मिलेगी तो वो आगे जाके आत्मनिर्भर जो है वो बन सकते हैं. And they can be productive citizens which are eventually going to impact the socio-economic development of the country. तो elementary education को इसलिए foundation माना जाता है entire education सिस्टम की. तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि वो सभी स्टूडेंट्स जो 6 साल के हैं, सभी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट हु इज of 6 years, he should start taking formal education in a school. Formal elementary education in a school. अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर 3 मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन. आप एलिमेंट्री एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन किस प्रकार से आप प्रोवाइड करोगे, ये 3 चीजें इसके ऊपर फोकस करती हैं. पहले पे आते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन. ये जो इसका एस्पेक्ट है वो कहता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी हर बच्चे को आप एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले आप क्या करें, स्कूल एक्सेसिबल बनाएं. जो भी स्टूडेंट्स रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, उनके पास स्कूल की एक्सेस होनी चाहिए यानी उनके घर के बिल्कुल पास होना चाहिए. प्रोविजन. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट. आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, कि वो जो है कंपल्सरी एजुकेशन या कंपल्सरी एडमिशन के लिए बच्चों को क्या करे, इंस्पायर करे, इनकरेज करे, ताकि सभी स्टूडेंट्स एनरोल हो पाए स्कूल के अंदर. तभी हो पाएगा ना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जब हमारे देश का हर बच्चा खुद से
इंस्पायर या मोटिवेटेड होके एडमिशन लेगा, या पेरेंट्स उसको मोटिवेट करेंगे, या बाहर के लोग टीचर्स उसको मोटिवेट करेंगे। देन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, यानी ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक बच्चा जो है वो एनरोलमेंट तो कर रहा है लेकिन बीच में उसको वो ड्रॉप आउट कर जाता है। एक, उनको एजुकेशन की वैल्यू के बारे में नहीं पता। आप सब जानते हो, मैं बहुत बारी बात कर चुकी हूँ, माइंडसेट नहीं होता है। स्पेशली जो एजुकेटेड क्लास होते हैं या प्रोफेशनली क्वालिफाइड क्लास होते हैं, वो एक तो उनके पास पैसा होता है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाएंगे, but this is specially for those people who come from that belt जहां पे इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का मतलब उनके पास बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए ही मुश्किल से पैसा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी ही जीते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि शाम को खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग जिनके जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, इन लोगों को एजुकेशन की वैल्यू का इतना नहीं पता होता। तो इनको रोज का खाना चाहिए या रोज की नीड पूरी करनी है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को लेबर करने के लिए भेज देते हैं, कोई काम करने भेज देते हैं और स्कूल नहीं भेजते हैं, राइट। और अगर टीचर्स उसको इनकरेज करके स्कूल ले भी गए तो बच्चे का मन नहीं लगता है, बच्चे पढ़ाई के अंदर इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और करिकुलम भी कभी इतना जो डायनामिक नहीं होता है कि बच्चे को रिटेन कर पाए, तो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, है ना। पेरेंट्स भी उनको फिर बोलते नहीं कि नहीं जाओ, दोबारा जाओ, बिकॉज पेरेंट्स डोंट नो, उनका माइंडसेट नहीं है एजुकेशन के प्रति। तो ये वाला प्रोविजन कहता है कि रिटेंशन इंश्योर करिए कि अगर बच्चों ने एनरोलमेंट कर ली है तो आप उनको रिटेन कर पाए, 8 साल की जो शिक्षा है 6 से 14 साल की, उनको प्रोवाइड करें। और आप रिटेन कैसे करोगे, अच्छा करिकुलम, अच्छे टीचर्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड डे मील, फ्री स्कूल टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ये सब चीजें जो है ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन में मदद करती है। तो आप 3 पॉइंट समझ गए हैं, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रोविजंस बनाए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, इन आर्टिकल 45 उसमें फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया कि जो द स्टेट शैल एंडेवर to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children till they complete the age of 14 years। ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल 45 कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जब तक कि वो 14 साल की उम्र जो है उनकी नहीं होती, राइट। लेकिन क्या हुआ, 86th अमेंडमेंट, डेवलपमेंट हुई, प्रोग्रेस हुई, 86th अमेंडमेंट आई 2002 में, आर्टिकल 21 ए के अंडर जो एजुकेशन है उसको वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2010 में, इंप्लीमेंट हो गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट का मतलब क्या है, पहले तो हम प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि नहीं, आपका अधिकार है, आपको किसी भी ग्राउंड के ऊपर, अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हो, आपको एडमिशन डिनाई किसी स्कूल में नहीं की जा सकती। ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या प्रोविजंस होंगे, है ना, क्या क्या तरीके होंगे, कैसे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई, कैसे जो है आर्टिकल 21A in the 86th amendment 2002 ensured that education is your fundamental right as a citizen of country। अब ना कहने में चीजें बहुत अच्छी लगती है, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, लेकिन आपके सिलेबस में ये भी है कि चैलेंजेस क्या है। बात तो हम करते हैं राइट टू एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन क्या वीक पॉइंट्स है, क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले ड्रॉप आउट, जो फर्स्ट रीजन है, एज आई टोल्ड यू कि आप रिटेंशन तो करते हो, प्रोविजन ऑफ एनरोलमेंट तो करते हो, प्रोविजन ऑफ एक्सेसिबिलिटी भी, आप स्कूल भी प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन क्या करें, आपका करिकुलम इतना स्ट्रांग नहीं है, या आप इतने प्रोविजंस या इंफ्रास्ट्रक्चर या आपकी टीचिंग फैकल्टी इतनी अच्छी ट्रेंड नहीं है कि वो बच्चों को रिटेन कर पाए। एडमिशन लेता है बच्चा, यू कैन से मिड डे मील के उसके अंदर आके कि आपको खाने को मिलेगा, या यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या आपको फ्री में बुक्स मिलेंगी, बट एक टाइम के बाद बोरियत होती है, या कुछ मजबूरी होती है, या पेरेंट्स का भी एटीट्यूड नहीं होता है, बच्चे का भी मन नहीं लगता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। तो
आपका ये एम पूरा नहीं हो पाता, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, बच्चे ड्रॉप आउट कर गए। ट्रेन टीचर्स ही नहीं है। अगर क्वालिटी ट्रेन टीचर्स होंगे, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि टीचर्स का कसूर होता है। अगर एक टीचर अच्छा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक्स जैसा भी हो, लेकिन अगर वो अच्छा है, ट्रेंड है, वो बच्चे को रिटेन करके रखेगा, नो मैटर जितना मर्जी एकेडमिक सब्जेक्ट्स बोर हो। तो हमारे पास ट्रेन टीचर्स है ही नहीं जो बच्चे की अटेंशन को रिटेन कर पाए। देन फैसिलिटीज नहीं है, कई कई रूरल बेल्ट्स हैं जहां पे टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, सो पेरेंट्स अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल जो आपके वार्ड्स होते हैं, उनको नहीं भेजते हैं स्कूल में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, कहीं पे जो छतें हैं वो लीक हो रही हैं, कहीं पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो कहीं पे एज सच वी स्पोक अबाउट प्रॉपर टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, नॉन टीचिंग फैकल्टी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है। क्योंकि जो रूल्स बनते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, ग्रांट्स की बात की जाती है, या कुछ भी प्रोविजंस की बात की जाती है, सो दीज पीपल सिटिंग इन देयर ऑफिसेज डोंट नो द ग्राउंड रियलिटीज। एंड ऐसे रूल्स होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे या यू कैन से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे अप्लाई नहीं हो पाते। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से चीजों को पकड़ेगी और उनको सुधारेगी। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन, वीक ऑफिस पॉलिसीज इसका एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के जो लोग होते हैं, उनका माइंडसेट एजुकेशन के प्रति इतना प्रोग्रेसिव नहीं होता, बिकॉज दे ओनली वरी अबाउट देयर डे टू डे needs, necessities and the money they require to live the everyday life. Now we come to this सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि ये अचीव करना था। अभी हम बात कर रहे हैं ना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्स में हर बच्चा 6 से 14 साल की उम्र का जो है, उसको उसके पास एटलीस्ट वो एलिमेंट्री एजुकेटेड जो है वो होना चाहिए। तो अब इस एम के ऑब्जेक्टिव को नजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया 2000-2001 के अंदर। अब सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि नए स्कूल्स हमें जो है वो खोलने हैं। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड्स की बात कर ले, टॉयलेट फैसिलिटीज की बात कर लो, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज की बात कर लो, लेबोरेटरी की बात कर लो, साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर प्रॉपर नहीं है तो उनको स्ट्रॉन्ग करो, ड्रिंकिंग वाटर जैसी चीजें, टॉयलेट्स, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द पॉइंट्स, आप रीड कर सकते हो इसको बाद में। तो ग्रांट्स प्रोवाइड करने, स्कूल की इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करना। एंड सर्व शिक्षा अभियान का ये भी एम था कि गर्ल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज को प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल पाए। लेकिन ना सर्व शिक्षा अभियान का जो मोटो था, या आप कह सकते हो उनका जो ऑब्जेक्टिव, वो ये था कि 2010 तक वो ये अचीव कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया था। 10 सालों में 2000-2001 के अंदर लॉन्च हुआ, एंड उन्होंने अपना एम रखा था 2010 तक हम पूरा यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे एजुकेशन का, एलिमेंट्री एजुकेशन का, बट दिस डिड नॉट फ्रुक्टिफाई। ठीक है, तो आगे देखते हैं सरकार ने क्या किया, बट अभी के लिए हम रमसा पढ़ेंगे। अब ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन। देश ने रमसा को लॉन्च किया 2009। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में रमसा को लॉन्च किया। क्यों? ताकि जो हमारे देश की सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 9वीं 10वीं 11वीं एंड 12वीं, ये जो 4 कक्षाएं हैं, यहाँ पे अच्छी एक्सेसिबिलिटी हो क्वालिटी एजुकेशन की। और इसका एक मेन एम क्या था कि हमें इंक्रीज करनी है एनरोलमेंट रेट। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एवरी होम। स्कूल जो है हर रूरल एरिया के अंदर या अर्बन एरियाज के अंदर जो स्कूल है वो बहुत एक्सेसिबल हो। ठीक है, अभी हम सर्व शिक्षा अभियान में एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रमसा में हम 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की बात कर रहे हैं कि हमें करिकुलम स्ट्रॉन्ग करना है, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया के अंदर जो है वो इम्प्रूव करनी है। और उसके साथ साथ ये भी एम है कि जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो बात करते हैं। और अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक या डिसेबिलिटी बैरियर है, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर मतलब क्या हो गया कि पैसे नहीं है फीस देने के लिए,
राइट। या डिसेबिलिटी है तो स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा है जो चल नहीं पाता या सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता और स्कूल के अंदर रैंप्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रेलिंग्स नहीं है, ये छोटे छोटे बैरियर्स होते हैं, तो इनको रिमूव करना, राइट। सो इन अ वे रमसा क्या है कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना है, और जो भी बैरियर्स हैं, जिस भी तरह के बैरियर्स, उनको हमें रिमूव करना है। तो क्विकली हम वी विल गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स। इनविजेज क्या किया? अचीविंग अ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 75% from 52.26% in 2005 and 6 for 9th to 10th within 5 years of its implementation। ये इसके अंदर जो है बोला गया था, राइट। सेकेंडरी एजुकेशन एज आई टोल्ड यू विद इन रीजनेबल डिस्टेंस, मतलब कि एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस होना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये भी हम बात कर चुके हैं। रिमूव जेंडर इकोनॉमिक डिसेबिलिटी बैरियर, प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस, हर बच्चा इस एज ग्रुप में यूनिवर्सली इसको एक्सेस कर पाए, एंड इनहैंस एंड यूनिवर्सलाइज रिटेंशन। तो आप सोच सकते हैं कि रिटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है। ग्रॉस एनरोलमेंट ही नहीं बल्कि उनको रिटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स को। और क्या एम बनाया गया भाई? 2020 तक हम ये कर लेंगे। अब इन सब चीजों को लेके नई शिक्षा नीति ने क्या बोला था, ये मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी, पर ये क्या था? रमसा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ना रमसा ने 4 मेन इंटरवेंशंस की बात की थी। उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी इंटरवेंशन। We'll quickly go through the points. इसमें बोला गया माइक्रो प्लानिंग, यानी कि एकदम ग्रास रूट लेवल तक एजुकेशन, करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज, एकेडमिक्स के ऊपर जो है वो फोकस होगा। आश्रम स्कूल्स फॉर अपग्रेडेशन, जो आश्रम स्कूल्स हैं हमारे देश में, उनके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा। फिर फोकस किया जाएगा उनकी एजुकेशन पे जो SC ST माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चे जो है, राइट, उनकी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, एंड उनके लिए स्पेशल स्कूल्स जो है वो खोले जाएंगे। वीकर सेक्शन जो है उनकी एजुकेशन, उनके स्कूल एनरोलमेंट, रिटेंशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। फीमेल टीचर्स की जो नियुक्ति है वो स्कूल्स के अंदर ज्यादा होगी, एंड स्पेशल टॉयलेट्स, या जिसको कह सकते हैं आप स्पेशल टॉयलेट्स फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, राइट, जो बच्चे डिसेबिलिटीज के शिकार होते हैं उनके लिए, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल एंड बॉय स्टूडेंट्स, या मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल और सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना। ये किसके अंडर आ रहा था? इक्विटी इंटरवेंशन। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी एक स्ट्रैटेजी है, ऑलवेज रिमेंबर। और ये स्ट्रैटेजी किसके लिए अपनाई जाती है? इक्वालिटी के लिए। हम कहने को तो सब इक्वल हैं, लेकिन एक्चुअल में इक्वल नहीं है। कोई एक बहुत अमीर घर का स्टूडेंट है जो कोचिंग जो है एक्सेस कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, राइट। तो आप कैसे कह सकते हो कि दोनों इक्वल है, राइट। तो इसमें क्या होता है? आपको रिजर्वेशंस, आपको स्कॉलरशिप, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ताकि आप एक्चुअली में जो एवरेज ग्रुप है उसके बराबर आ पाए। रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। तो इक्विटी इंटरवेंशंस जो है वो इन चीजों से ये सब चीजें जो है इक्विटी इंटरवेंशन के अंदर इंक्लूड होती है। ये स्ट्रैटेजी है इक्वालिटी के लिए। अब क्वालिटी इंटरवेंशन क्या है? वो कहते हैं कि आपको जो प्यूपल टीचर रेशियो है वो 1:30 का रखना है। साइंस, मैथ, इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है। टीचर्स जो इन सर्विस टीचर्स होते हैं, जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके प्रॉपर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार्स एक्सेट्रा में उनको जो है प्रोत्साहित करना। साइंस लेबोरेटरीज जो है वो प्रोवाइड करना। ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन, बेशक वो स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू हो, या ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हो, या ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग के थ्रू हो, ये सब इसके ऊपर फोकस करना। करिकुलम के अंदर रिफॉर्म्स लाना, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक या बोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। डिफरेंट, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति भी किसके ऊपर बात करती है? डाइवर्स करिकुलम, है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी, आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो है वो चॉइस हो। करिकुलर रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके साथ साथ असेसमेंट के रिफॉर्म्स में भी इसकी बात की गई कि हमें असेसमेंट कैसे करनी है स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स की, उसके ऊपर भी फोकस करना है। टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स, यानी कि आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी
आपको चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ लेक्चर या एक्सपोजिटरी मेथड नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एज आई सेड ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग अप्रोच, लेबोरेटरी मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हाउ टू कनेक्ट योर जो आप क्लास में पढ़ रहे हो टू द रियल लाइफ, ये सारे क्वालिटी इंटरवेंशंस के अंदर इंक्लूडेड थे। फिजिकल फैसिलिटीज की बात करें तो प्रॉपर क्लासरूम्स होने चाहिए, ये नहीं कि बच्चे बहुत ज्यादा है और क्लासरूम्स बहुत कम है। लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रूम, toilet blocks, drinking water provision, residential hostels for teachers in remote areas। वो टीचर्स जो बिल्कुल रूरल एरिया के अंदर अपॉइंटेड है या बहुत रिमोट एरियाज में है, उनके लिए रहने का भी इंतजाम जो है करना चाहिए। तो ये जो सभी है ना, ये सब ऑफिशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। ये ऑल ऑफ दीज आर ऑफिशियल पॉइंट्स विच आई हैव टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो इनमें से एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रूसा की। रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। So if the Hindi pronunciation is not so good, pardon me for that, but रूसा जो है वो किसको ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन क्या होती है भाई? हायर एजुकेशन होती है जो 12वीं के बाद होती है, यानी आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के ऊपर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंदर जो है उस पर बात की जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि 300 प्लस स्टेट यूनिवर्सिटीज और उनके साथ जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा। रूसा 2013 में जो है वो लॉन्च हुई थी और उसका जो मेन पर्पस वो यही था कि हमें स्टेट यूनिवर्सिटी स्पेशली और एफिलिएटेड कॉलेजेस की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, यानी हायर क्वालिटी एजुकेशन जो अपने देश में लानी है, हायर क्वालिटी की रिसर्चेस जो है वो करवानी है। एट द सेम टाइम प्रॉपर फंडिंग, स्ट्रैटेजिक फंडिंग, क्योंकि रिसर्चेस करानी है, एजुकेशन करानी है, आप कोई भी चेंजेस ला रहे हो, प्रोविजंस ला रहे हो, आपको उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा, तो उसको ग्रांट्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, फंड्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, ये भी इसके अंदर बात की गई। सेंट्रल फंडिंग in the ratio of 60:40 for general category states, 90:10 for special category states and 100% for union territories। मतलब गवर्नमेंट कितना रेशियो ग्रांट्स का देगी? यूटीज में 100%। ओके, ये रूसा के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके साथ साथ रूसा में क्या फोकस किया गया है? इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस in order to produce employable and competitive graduates, post graduates and PhDs। यानी ये जो रूसा प्रोग्राम है, अभियान है, इसके अंदर फोकस किया गया है कि आप प्रोफिशिएंसी स्टूडेंट्स के अंदर गेन करें। ये नहीं कि आप ग्रेजुएट बन गए हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आप अनएम्प्लॉयड रहें। आपके पास जैसे स्किल्स होने चाहिए कि इवन इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर जॉब्स, यू गेट जॉब्स गुड इनफ, अदरवाइज आप जो है खुद इनेबल्ड रहें, अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाएं, बिजनेसेस खोलें, आपके अंदर स्किल जो भी हो, जैसे वोकेशनल एजुकेशन आपके अंदर स्किल्स ऐड करती है, सो यू कैन बिकम आत्मनिर्भर, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड पीएचडीज ऑल्सो, आप अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो, स्किल्स दो, ताकि बच्चा जो है वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो बन पाए। अब जो रूसा है ना, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 2 प्लान पीरियड्स, और ये जो दोनों प्लान पीरियड्स हैं, इनका जो मेन फोकस है वो यही है कि स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और उनके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, वो हमें पूरे नेशन में, इफ देयर इज एनी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड विच इज गिविंग देम गुड रिजल्ट्स, वो हम अक्रॉस द कंट्री के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में भी जो है अप्लाई कर पाए। और ये मार्क किया हुआ है मैंने रेड इंक में कि रूसा का जो एम है वो है इम्प्रूव एक्सेस। आप देख सकते हो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर भी, रमसा के अंदर भी एक्सेस की बात की गई है, इक्विटी की बात की गई है, क्वालिटी की बात की गई है। यही नहीं, नई शिक्षा नीति में भी इसके बारे में बात की गई है। अलोंग विद इट, नई शिक्षा नीति में क्वालिटी एंड एफोर्डेबिलिटी की भी बात की गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। रूसा रमसा सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो पॉइंट्स है वो बता दिए। एट द सेम टाइम नई शिक्षा नीति में इन पॉइंट्स के अलावा क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी की बात भी की गई है। तो सेलिएंट फीचर्स रूसा के क्या है? इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स लाने, एफिलिएशन जैसे मिलती है कॉलेजेस को, एकेडमिक्स में यानी सब्जेक्ट्स में क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड एग्जामिनेशन यानी कि असेसमेंट कैसे होगी, इसके अंदर रिफॉर्म्स
लाने की बात की गई थी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, यानी आपके जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनके अंदर जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उनकी जैसे कहते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग थ्रू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये सब हर लेवल के ऊपर होना चाहिए। एंड इंश्योर करना कि एम्प्लॉयमेंट जो है ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडीज को किस प्रकार से मिल पाए, ये रूसा ने फोकस किया है। रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर प्रमोशन, यानी कि फोकस करना, नए इंस्टीट्यूशंस जो है वो डेवलप करना हायर एजुकेशन के, ताकि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। एंड इम्प्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन। अगेन एज आई टोल्ड यू कि इक्विटी क्या है, एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि वो ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज्ड है हमारे सेक्शन के, जो वीक सेक्शंस को बिलोंग करते हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, उनको थोड़ा सा आप जो है सहूलियत दे रहे हो, उनको थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स दे रहे हो, ताकि वो जो नॉर्मल लेवल के जो लोग हैं उनके इक्वल जो है वो आ पाए। इसलिए जैसे आपने देखा होगा कि जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो उसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 5% डाउन है, या स्पेशल रिजर्वेशन है, या स्पेशल स्कॉलरशिप्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए होती है, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए होती है, ऑल ऑफ दैट। अलॉन्ग विद इट इंक्लूजन, विमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, और जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, डिसेबिलिटी से ग्रसित लोग जो है, उनके ऊपर कैसे आपको फोकस करना है, ये इसके अंदर बताया गया। देन रूसा के कंपोनेंट्स क्या है? The overarching commitment of RUSA is the consolidation of universities and their component colleges. Consolidation का मतलब क्या हुआ कि universities जो है उनके बीच का you can say functions अच्छे हों, और जो इनके colleges हैं उनका आपस में इंटरलिंकिंग या एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो है वो होते रहे, यानी कलेक्टिव एजुकेशन, कलेक्टिव क्वालिटी एजुकेशन की जो है बात की गई है। एट द सेम टाइम रूसा के अंदर क्या एम है? टू क्रिएट न्यू यूनिवर्सिटीज। कैसे क्रिएट करेंगे? बाय अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनमस कॉलेजेस। ऑटोनमस कॉलेजेस होते हैं, उनके अंदर आप फैसिलिटीज, अच्छे प्रोविजंस आप प्रोवाइड करें, ताकि वो नई यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वो पा पाए, ठीक है। इट विल क्रिएट न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस जो है वो डेवलप होंगे। एट द सेम टाइम आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो देना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है रूसा के? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय कन्वर्शन ऑफ कॉलेजेस इन अ क्लस्टर, ये अभी हमने बात किया। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनमस कॉलेज, ये भी हमने अभी पिछली स्लाइड में बात किया। इनहैंसिंग क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन एजुकेशन, इक्विटी कैसे प्रोवाइड करनी है। फैकल्टी डेवलपमेंट, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट, फैकल्टी को रिक्रूट जो है वो कैसे करना है आपको, अच्छी क्वालिटी फैकल्टी को, राइट, जो प्रोफिशिएंट। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स देने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिफॉर्म्स। इन केस कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें रिफॉर्म्स या चेंजेस या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उनको वो प्रोवाइड करना। नए कॉलेजेस डेवलप करना, न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस, जिसकी बात हमने पिछली स्लाइड में की है। क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, research, innovation and quality improvement, upgradation of existing degree colleges to model degree colleges, and vocationalization. So again, I'm saying that all of these points are official by GOI, Ministry of Education के ये points लिए गए हैं, ठीक है। इनमें से every point is important. अब बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान, ये क्या है? देखिए, as I told you, सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक का अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया। अब ये अभियान था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, तो ये तो है नहीं कि इसको हटा देंगे। तो फोकस किया गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, व्हाई वी फेल्ड एट इट, राइट। एट द सेम टाइम ये भी देखा गया कि देश के अंदर जो टीचर्स हैं, क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, हमारे पास क्वालिटी टीचर्स नहीं बन पा रहे हैं, राइट। तभी आपने देखा होगा कि बीएड को भी 2 साल का किया गया, एमएड को भी 2 साल का किया गया, क्योंकि ये रिसर्चेस, ये स्टडीज जो है वो चलती आ रही थी कि टीचर एजुकेशन का भी कुछ अच्छे से क्वालिटी टीचर्स जो है वो नहीं बन पा रहे, राइट। एट द सेम टाइम सेकेंडरी एजुकेशन में भी हम क्वालिटी एजुकेशन इतनी नहीं दे पा रहे जितनी हमने रमसा के थ्रू सोचा था। तो अब क्या कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है वो यूनिटी में होती है। तो 2018 में 19 के अंदर समग्र शिक्षा अभियान को जो है वो लॉन्च किया गया। तो ये क्या है? एक अम्ब्रेला है। इसके अंदर इन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान
के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, यानी सर्व शिक्षा अभियान प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन, इनको कलेक्टिवली कौन देखेगा? समग्र शिक्षा अभियान, यानी इन सबको हम यूनाइट कर रहे हैं। अच्छी एलिमेंट्री एजुकेशन, अच्छे टीचर्स और अच्छी सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि हम ओवरऑल एजुकेशन को जो है वो क्वालिटी का बना पाए, ना ही सिर्फ स्कूल की एजुकेशन बट स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अच्छे टीचर्स भी चाहिए, तो उसके अंदर इसको मर्ज किया गया। तो ओवरआर्किंग, इनफैक्ट मर्ज वुड नॉट बी अ राइट वर्ड, इंक्लूड किया गया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव समग्र शिक्षा अभियान के: क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इनहैंसिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, जो जेंडर गैप्स हैं या जो सोशल गैप्स होते हैं या जो कल्चरल गैप्स होते हैं उनको रिड्यूस करना, इक्विटी इंक्लूजन प्रोवाइड करना, इंश्योर करना कि हर जो स्कूल है, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है या जो नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स दिए गए होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसको जो है वो रीच कर रहा है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। एट द सेम टाइम सपोर्ट देना स्टेट्स को फॉर व्हाट? राइट टू एजुकेशन, जो उसके तहत सभी को एजुकेशन जो है वो मिल पाए। यानी आप इंश्योर कर रहे हो कि ये जो हमने फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, ये एक्चुअली में लोगों को या बच्चों को जो है वो बेनिफिट जो है वो मिल पाए। एट द सेम टाइम समग्र शिक्षा अभियान के अंदर ये बात की गई कि हमें स्ट्रेंथन करना है और अपग्रेड करना है SCRTs या जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन या जो डायट्स हैं फॉर एजुकेशन, फॉर प्रोवाइडिंग, जैसे डायट्स जो है वो नोडल एजेंसीज हैं फॉर टीचर ट्रेनिंग स्पेशली एट एलिमेंट्री लेवल। तो इन सबको हमें जो है स्ट्रेंथन करना है। एट द सेम टाइम आउटकम्स क्या रहेंगे देख लीजिए। अगेन एक्सेस की बात की गई, इक्विटी की बात की गई, क्वालिटी की बात की गई। तो ये जो 3 मेन डायमंड पॉइंट्स हैं ये आप देख लीजिए हर अभियान के अंदर बात की गई है। एंड एट द सेम टाइम वोकेशनलाइजेशन और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आपको अपग्रेड करना है, उनकी क्वालिटी का सुधार करना है। तो इसके जो मेजर इंटरवेंशंस थे वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस, I'll just take you quickly through because इनके ऊपर मैं ऑलरेडी आप इलेबोरेट कर चुकी हूँ। जेंडर इनइक्विटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर सैलरी को इम्प्रूव करना, डिजिटल इनिशिएटिव्स यानी ICT इनेबल्ड एजुकेशन, राइट? वो बेशक आपके डिजिटल रिपोजिटरीज हो या NDLI की बात की जाए या डिफरेंट डिजिटल लाइब्रेरीज की बात की जाए, रिसोर्सेज होते हैं उनकी बात की जाए, तो डिजिटल इनिशिएटिव्स लेना, फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड्स ही क्लासरूम्स में रखना, ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग अप्रोच, ऑल ऑफ दैट डिजिटल इनिशिएटिव्स, कंप्यूटर एजुकेशन, राइट? ICT इनेबल्ड। सो राइट टू एजुकेशन एंटाइटलमेंट्स इंश्योर करना, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री टेक्स्ट बुक्स, मिड डे मील्स, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अच्छी क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग हो, यानी अच्छे टीचर्स हमारे कंट्री में ट्रेन हो। एट द सेम टाइम इन सबको मॉनिटर भी करना। सो नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। अब एडल्ट एजुकेशन क्या है? एडल्ट एजुकेशन एक इनिशिएटिव है जो कि एम करता है उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो कि एडल्ट्स हैं। वो एडल्ट्स जो किसी कारणवश अपने फॉर्मल स्कूली शिक्षा जो है वो नहीं ले पाते किसी भी कारण की वजह से, एंड वो जो फॉर्मल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन वाला जो एज ब्रैकेट होता है उसको बहुत पार कर चुके, राइट? और अभी जो है उनको बेसिक एटलीस्ट लिटरेरी स्किल्स या फिर आप कह सकते हो जो बेसिक एजुकेशन होता है या बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स है उनकी जरूरत होती है या उनको जरूरत है वो सीखने की। तो एडल्ट एजुकेशन हमारे देश में हो पाए तो इसके लिए a series of programs were introduced. Since the first 5-year plan, the most prominent being the National Literacy Mission, जिसकी हम बात पेपर 1 में भी करते हैं. It was launched in the year 1988. National Literacy Mission यानी कि वो सभी लोग जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन, बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी तो आनी चाहिए, राइट? It was launched in 1988 to impart functional literacy to non-literates. वो लोग लिटरेट्स जो बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं जानते और किस एज ग्रुप में आते हैं? 15 से लेके 35 इयर्स में। अब 10th प्लान पीरियड के एंड तक जो नेशनल लिटरेसी मिशन था, it had made 127.45 million people literate, यानी कि
10th प्लान पीरियड के एंड तक 127.45 मिलियन लोगों को जो है लिटरेट यानी उनको पढ़ने लिखने के काबिल जो है वो बना दिया गया था इस मिशन की वजह से, जिसमें से 60% जो थी फीमेल्स थी, 23% जो थे वो स्केड्यूल कास्ट और 12% स्केड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स थे। अब इसी डायरेक्शन के अंदर जो सेंटर है उसने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है साक्षर भारत। साक्षर भारत अगेन यानी कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सब पढ़ने लिखने में सक्षम। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था 2009-10 में, और ये 2017-18 तक इसने अपना ऑब्जेक्टिव रखा था कि लिटरेसी रेट क्या होता है, पढ़ना लिखना बेसिक कैलकुलेशंस करना, उसको हम 80% तक ऊपर लेके जाएंगे, और जो जेंडर गैप है, जेंडर डिस्पैरिटी है, उसको हम 10% जो है एटलीस्ट रिड्यूस कर पाएंगे। ये अगेन कुछ लॉजिस्टिक्स हैं कि इस स्कीम ने कवर किया 404 डिस्ट्रिक्ट्स को, 26 स्टेट्स को और 1 यूनियन टेरिटरी को, covering about 1.64 lakh ग्राम पंचायत at grassroots level। अब इसी नजर में एक एडल्ट एजुकेशन ब्यूरो है हमारे देश में, जिसका जो ऑफिस है कहाँ पे है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली। तो एडल्ट एजुकेशन ब्यूरो हमारे देश में है जो कि ओवरसी करता है, मॉनिटर करता है हमारे एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स को, जो हमारी सरकार या मिनिस्ट्री जो है वो चलाती है इस डायरेक्शन में। एडल्ट एजुकेशन ब्यूरो जो है उसके 6 सेक्शंस है, और हर सेक्शन जो है उसकी अपनी एरिया वाइज, रीजन वाइज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके टारगेट्स होते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं। So now let's talk about National Literacy Mission, NLMA। अब ये जो National Literacy Mission Authority है, this is an organization which is responsible to design, develop and implement adult education program in the country। इनकी पूरी की पूरी responsibility है कि देश में जितने भी adult education programs हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट किए जा सके। तो इसके अंदर 2 मेन बॉडीज आती हैं, एक है गवर्निंग काउंसिल और एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो गवर्निंग काउंसिल यानी जो मेन गवर्न करता है इसको, NLMA को, वो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है दैट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो अब बात करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो डायरेक्टोरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन जो है, अगेन दिस इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, यानी कि किसके अंडर आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसकी बात हमने अभी वी स्पोक अबाउट अ स्लाइड बैक। तो अगेन इस डायरेक्टोरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या है, इंश्योर करना कि इंप्लीमेंटेशन हो पाए सभी एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स की। इन सब एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंडर प्रोफेशनल स्किल्स, एकेडमिक एजुकेशन, टेक्निकल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करना अंडर द एजेस ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, यानी कि आप किस तरह से करिकुलम डिजाइन कर रहे हो कि आप एकेडमिक्स के साथ साथ, वोकेशनल स्किल्स के साथ साथ आप उनको टेक्निकल गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हो। एट द सेम टाइम इंश्योर करना कि आप ये जो प्रोग्राम्स है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स के, इनको आप अच्छे से मॉनिटर करते रहो कि किस तरह जो है ये प्रोग्रेस कर रहे हैं इन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज। अब जो लेटेस्ट पॉइंट है वो है नई शिक्षा नीति एडल्ट एजुकेशन के बारे में क्या बोलती है। तो नई शिक्षा नीति ने भी रेकमेंड किया है कि हमारे गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे टू एंश्योर कि हमारे देश के सभी नागरिक जो हैं उनके पास बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स तो हो। तो चलिए कोट पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड इनोवेटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एडल्ट एजुकेशन, इन पर्टिकुलर टू फैसिलिटेट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट and smooth and beneficial integration of technology will be affected as soon as possible to expedite this all important aim of achieving 100% literacy। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नई शिक्षा नीति के अंदर भी बोला गया है कि नए इनिशिएटिव्स लॉन्च होंगे टू एंश्योर कि हम देश के अंदर 100% लिटरेसी जो है वो ला पाए। तो अब नई शिक्षा नीति ने ना 5 कंपोनेंट्स जो है एडल्ट एजुकेशन के लिए बताए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। जिसमें से पहला कंपोनेंट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का,
दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स का, जिसके अंदर लोगों को बेसिक फाइनेंसेस कैसे हैंडल करने हैं, डिजिटल लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन जो है उनके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, कमर्शियल स्किल्स के बारे में, बेसिक हेल्थ जिसको कहते हैं उसके बारे में, जो भी लाइफ स्किल्स के अंडर आता है, अवेयरनेस चाइल्ड केयर के बारे में, फैमिली वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर, ये सब जो है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के अंडर इनको जो है इम्पार्ट किए जाएंगे। एट द सेम टाइम वोकेशनल स्किल्स के बारे में, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो पाए। फिर बेसिक एजुकेशन एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन अगेन एडल्ट्स के बारे में बात की गई है कि इवन अगर कोई ब्रेक लगती है किसी को फॉर्मल एजुकेशन में, तो वो अपनी एजुकेशन को नॉन फॉर्मल वे से जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। आर्ट्स हो, साइंसेज हो, टेक्नोलॉजी हो, बेसिक रिक्रिएशन हो, या किसी भी टॉपिक के लिए अगर वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे पास इतने प्रोविजंस होने चाहिए कि हम उनको जो है वो प्रोवाइड कर पाए। अब एक और अभियान के बारे में बात करते हैं, जो कि है पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अगेन एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड। ये अप्रूव हुई थी 2020 में। कोविड-19 जब आया था तो ये कुछ देर तक जो है इसको विदहोल्ड कर लिया गया था, और अब दोबारा से ये फंक्शन में है। और अगेन ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ना लिखना अभियान सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक स्कीम थी 2020 में, जिसका भी एम क्या था कि पूरे के पूरे जितने भी हमारे स्टेट्स और यूटीज है मिला के 36 जो हैं, उनके अंदर हमको एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं, ताकि 100% लिटरेसी हम अचीव कर पाए। अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ह्यूमन राइट एजुकेशन क्या है? वेरी सिंपल। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? आपका और मेरा, हर इंसान का, बड़े स्टेटस को बिलोंग करता हो, छोटे स्टेटस को बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रेस का हो, हमारे बेसिक राइट्स हमें मिले। तो अगर मैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की बात करती हूँ, जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ 1993 में, वो क्या बोलता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है? द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ। क्या होते हैं राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ? आपको फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीली रह पाए, आप फ्रीली अपनी बात रख पाए, आपको खाने को मिल पाए, बेसिक नीड्स आपकी मीट हो पाए, आपको डिग्निटी से जो है लोग आपसे बात करें, या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, आपको डिग्निटी से जो है वो ट्रीट किया जाए, आपके पास लिबर्टी हो, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं उनको आप अच्छे से अवेल कर पाए। तो क्या बोल रही है? इट मीन्स द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, liberty, equality and dignity of the individual as it is guaranteed by the Constitution of India. तो ये है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। हमारे देश के अंदर स्पेशली जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं या अंडर प्रिविलेज सेक्शन के, उनको पता ही नहीं होता कि उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है। तो ह्यूमन राइट एजुकेशन यही बोलती है कि जो भी लोग हैं उनको नॉलेज देना कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर पाए, उनको पता हो कि उनका राइट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही रूरल एरियाज के अंदर जो लड़कियां होती हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके, नॉट आई एम नॉट हिटिंग एट जेंडर्स और समथिंग, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं, या आप कह सकते हो डाउरी की वजह से उनको अब्यूज किया जाता है, या डिफरेंट तरह के विक्टिम्स होते हैं। वो अपने आप को विक्टिम ही मान लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक बेसिक ह्यूमन राइट है अपनी डिग्निटी और लिबर्टी को लेके। तो बेसिक ह्यूमन राइट एजुकेशन यही बोलता है कि अगर आपको लगता है किसी भी टाइम के ऊपर कि आपके डिग्निटी के ऊपर अटैक हो रहा है, या आपको इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान को उसके अपने अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं उसके बारे में नॉलेज हो। सबसे पहले एक सोसाइटी प्रॉस्पर और प्रोग्रेस और एडवांस तभी कर पाती है जब उसका एवरी सिटीजन जो है उसको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, लिबर्टी के साथ जो है वो रह पाता है। अगर कोई भी तबका सोसाइटी का ऐसा है, या कोई भी सिटीजन ऐसा है जिसकी नीड्स मीट नहीं हो पा रही, या जिसको आप इल ट्रीट कर रहे हो, या आप उसकी डिग्निटी पे अटैक कर रहे हो और उसको उसके बारे में नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। सोसाइटी कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन ऑल द सिटीजंस आर
treated equal, when all the citizens are giving the opportunity, equal opportunities to prosper and progress. तो अगर आपके डिग्निटी पे अटैक हो रहा है और आपको यही नहीं पता कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रोविजन है, आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है. सो एट ऑल इफ एनीवन फील्स कि उनके बेसिक डिग्निटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस. तो अगर आप बेसिक ह्यूमन राइट एजुकेशन हर इंसान को दोगे तो वो कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं होगा, एम्पावर होगा. लोग जब एम्पावर होते हैं, अपने राइट्स क्लेम करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं, तो जो सोसाइटी होती है वो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की ओर जो है वो बढ़ती है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान, वो बेशक आपके घर में आपके हाउस हेल्प्स हों या स्लम एरिया के जो लोग हैं या लेबरर्स होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या है. उनको पता होना चाहिए कि अगर उनको कोई भी एक्सप्लॉइट कर रहा है तो दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स बैक एंड दे कैन पुट दैट पर्सन हु इज डोमिनेटिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम बिहाइंड द बार्स, राइट. उनके खिलाफ जो है वो खड़े हो सकते हैं, जैसे ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होना, जैसे कि पोलो फ्रायर कहते हैं. एट द सेम टाइम पीसफुल सोसाइटी बनती है, सोसाइटी एम्पावर्ड होती है, और एट द सेम टाइम सभी एक दूसरे के प्रति हार्मनी रखते हैं, इंक्लूजन की भावना जो है वो रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाती है और एम्पैथी गेन होती है. जब आप सबको इकट्ठे ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन दोगे, आप उनको बताओगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, स्पेशली दोज हु कम फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, तो जो बाकी लोग हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं है, दे डू नॉट know the real conditions of those people who have been oppressed for ages. उनको नॉलेज मिलती है, उनको नॉलेज मिलती है कि वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी क्या मुश्किलें हैं और कैसे उनको उनके राइट्स जो है मिलने चाहिए. तो एक तरह से ये एम्पावरमेंट होती है, एक तरह से सोसाइटी के अंदर नॉलेज बढ़ती है एंड सोसाइटी एडवांस जो है वो होती है. सो दैट्स अबाउट इट. मुझे इतना ही समय मिला था आपके लिए ये मैटर प्रिपेयर करने के लिए. वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स वाज राइट टेलिंग मी कि मैम आप बस सब पोस्ट कर दो जल्दी से आज बना के. तो या here I have done, and if you require any more you can let me know. मैराथन्स मैं करती रहूंगी एंड या सो एक सरप्राइज और आ रहा है मेरी तरफ से बहुत ही जल्दी, आपको मैं बहुत जल्दी बताऊंगी. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन इट and you get the latest updates on almost all the set exams and the net exams and the PGT exams for now and also related to your jobs or seminars or conferences, yeah, publications, etc. So this is my channel, you can join, and I am reminding you again to buy this crucial and important book. If you have not bought by now, you can buy it from Amazon, Flipkart, and it is available on all the bookstores as well. So that's about it. Take care of yourself. I'll see you in another session very, very soon. Bye bye.